भाई साहब आप कहाँ से? हम बिहार से हैं। उधर लोकसभा का चुनाव क्षेत्र कौन सा है? झंझारपुर। उधर चुनाव हो गया या कल है? चुनाव हो चुका है। उधर चुनाव में प्रत्याशी कौन कौन था? हमारे यहाँ पे प्रत्याशी जदयू से रामप्रीत मंडल है। और वहाँ पे जदयू से रामप्रीत मंडल है, और बसपा से गुलाब यादव है। और राष्ट्रीय जनता दल से आपको सुमन महासेठ है। ये प्रत्याशियों को आपको पहले से मालूम है? उन्होंने पहले 5-10 साल में कुछ अच्छा काम किया, आपका नॉलेज में है? नहीं, उनसे जो हमारे जो प्रत्याशी रहे हैं, जो जदयू जदयू के जो एग्जिस्टिंग एमपी थे, उन्होंने आज तक में भी हमारे संसदीय क्षेत्र के लिए कोई भी विकास का, ना उनके पास कोई रूपरेखा था, और ना हमारे क्षेत्र में उन्होंने आज तक हम लोगों ने देखा नहीं। और उनसे जब पूछा गया कि आप क्षेत्र में क्यों नहीं जाते हो, तो उनका स्टेटमेंट था कि हमारे क्षेत्र के लोग जो हैं सो भैंस चराने चले जाते हैं, तो इसके लिए हम जब उनके घर पे जाते हैं तो वो भैंस चराते हैं। जो कि आज के डेट में आप जान रहे हो कितना भैंस बचा है और कितना गाय बचा है। तो उनका यही स्टेटमेंट है। वो क्षेत्र से कितने कटे हुए हैं वो आप बखूबी जान सकते हो उनकी इस एक स्टेटमेंट से। वो कौन सा पार्टी में था वो? वो जनता दल यूनाइटेड, नीतीश कुमार अध्यक्ष है। अभी आपका उधर का ये चुनाव में क्या मुद्दा है? ये चुनाव में है ना, ये आदमी लोग पूछता है कि महंगाई है, बेरोजगारी है, क्या राम क्षेत्र है। ये चुनाव में बढ़िया मुद्दा क्या था? हमारे यहाँ का सबसे बड़ी मुद्दा जो है वो बेरोजगारी है। मैं खुद हूँ बिहार से, बट दिल्ली में रह के अपना और अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। और हमारे यहाँ पे जो सबसे बड़ा मुद्दा है, खास करके बिहार के लिए अगर बोलने जाए, तो पलायन। वहाँ पे जितनी सारी मतलब जितने लोग हैं जो नवयुवक हैं, चाहे जो पुराने लोग रहे हैं, सब पलायन करके कलकत्ता, दिल्ली, इस जगह पे काम करके अपने, बॉम्बे, इस जगह पे काम करके अपना भरण पोषण कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो सबसे बड़ा मुद्दा आप कह सकते हैं कि पलायन और बेरोजगारी, जिसमें कि जो वहाँ की कोई भी सरकार हो, चाहे बीजेपी की हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल की हो, चाहे किसी भी पार्टी की हो, जो उसमें लिटरली फेल रहे हैं वो। और उनके पास कोई रूपरेखा नहीं है बिहार के विकास के लिए या क्षेत्र के विकास के लिए। उनका कोई रूपरेखा नहीं है, रोड मैप नहीं है कि उनको करना क्या है, कैसे ये सब सारी चीज़ों का, क्योंकि उन पे वो कोई बात ही नहीं करना चाहता आज के डेट में। अगर इस पूरा 2019 2024 का इलेक्शन देखे तो बेसिकली किस मुद्दे पे किसी को नहीं पता है। अब की बार 400 पार के अलावा किसी को कुछ नहीं पता है कि इलेक्शन का मुद्दा क्या था इस बार का। बेसिकली अगर आप भी अगर एक सामान्य नागरिक के तौर पे अगर सोचे, तो कुछ भी मुद्दा नहीं रहा है इस बार। इस बार सिर्फ अब की बार 400 पार, ना इस बार पलायन, ना बेरोजगारी का मुद्दा उठा, ना महंगाई का मुद्दा उठा। और लोग जो है कास्ट क्रीड इसके बेसिस पे, जात धर्म के बेसिस पे इस बार मेरे को जो लगता है वो चुना हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि महंगाई। हाँ। ये बेरोजगारी के बात इसमें कांग्रेस ने बोला है कि वो कुछ 1 लाख रुपया जो बेरोजगार युवा है उसको देगा। वो क्या है, वो आपको कुछ पता है उसके? पता पता वो अगर कांग्रेस ने बोला है कि 8500 रुपया पर महीना मैं बेरोजगार को दूंगा, वो तो बेरोजगार को और बेरोजगार रहने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। कम से कम मोदी सरकार का बहुत सारे स्कीम है जो बेरोजगारों को मदद कर रही है कि आप काम करो, चाहे मुद्रा लोन हो, चाहे सीजीएमएसटी हो। जो 50 लाख से ऊपर की कंपनी है उनको सीजीएमएसटी का एक फंड दिया जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। और मुद्रा लोन है, जो गरीब तबके के लोग हैं उनको बहुत सारा बेनिफिट मिल रहा है, और बहुत सारा। तो एटलीस्ट मोदी सरकार तो इस पे काम कर रही है कि एटलीस्ट लोन वगैरह दे रही है जिससे काम हो। लेकिन आप बेरोजगार को 85 महीना देके, आप बेरोजगार को तो बेरोजगार ही रखना चाहते हैं। कम से कम वो ऐसा कुछ स्कीम लाया जाए कि जिससे कि बेरोजगार को बोले कि मैं लाख रुपए तब दूंगा जब आप एक पान का खोख लगा लो, चाहे 2 सिलाई मशीन खरीद लो, वो खरीदो और उसके बाद मैं 1 लाख रुपया दूंगा। कम से कम उससे उसको पूंजी मिलेगा, कैपिटल मिलेगा, उससे वो काम करेंगे। बट अगर आप 8500 रुपये किसी बेरोजगार को दे रहे हो, उसको चाय पानी बीड़ी सिगरेट खर्चा निकल जा रहा है ना, तो वो उसके लिए इनफ है, और वो तो फिर बेरोजगार रह के सरकार का और देश के संसाधन पे तो वो बोझ का काम है। ये तो बहुत ही खराब मेरे हिसाब से, ये 8500 रुपया या लाख रुपए का जो फ्री स्कीम है, वो बहुत जाहिलियत भरा कदम है कांग्रेस का, जो नहीं होना चाहिए। वो फ्री है या कुछ ट्रेनिंग के लिए स्टाइफंड ऐसा देता है?
बस नहीं कोई एक दो आदमी ने मुझे ऐसा बताया, नहीं, ये ये स्टाइफन देता है कोई ट्रेनिंग स्टेपन में आप 8500 रुपए किसी बेरोजगार को एक स्टेपन नहीं दे सकते हैं। ये स्टेपन हो ही नहीं सकता है बेसिकली। आप सिर्फ उसको 8500 रुपए दे रहे हैं पॉकेट मनी के नाम पे कि आप खर्चा करो। स्टेपन तो कोई पढ़ता है तो छात्रवृत्ति मिलता है, तो वो स्टेपन है कि भैया इसको 3 साल हम इतना रुपया देंगे, तो चौथे साल इसको डिग्री मिलेगा, उसके बाद ये रोजगार करेगा या ये नौकरी करेगा। बट 2500 रुपया या लाख रुपया साल का दे के आप साबित क्या करना चाहते हैं? ये कोई मोटिव किसी का क्लियर नहीं है। ये स्टेपन नहीं बोल सकते हैं। अगर मेरी नज़र से देखिए या प्रोस्पेक्ट देखिए पूरा चीज़ों का, जो भी कैंपेन रहा है कांग्रेस का या बीजेपी का, तो ये पूरा का पूरा बेरोजगार को बेरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। तुम बेरोजगार रह के जीवन यापन करो। जी। आपका ध्यान में कोई आदमी को मालूम है, उन्होंने जो मुद्रा का लोन लिया है, कुछ कारोबार हाँ, शुरू किया, क्या किया है उन्होंने, कितना आदमी ऐसा किया है, क्या क्या काम किया है? या इस पे मैं खुद जो है सीएमएसटी भारत सरकार से हमको मिला हुआ है। हमारी खुद की काम खुद का ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं। तो वो जो सीजीएमएसटी हमको मिला है, वो हमारे और हमारे कंपनियों के लिए बहुत ही फायदे हुआ है। और लास्ट अगस्त में मेरे पास सीजीएम है, जिससे कि हमारे सिस्टम को, हमारी चीज़ों को बहुत अच्छा और बड़ा करने में मदद मिला। तो इसके लिए तो मैं खुद उसका उपयोग करता हूँ। भारत सरकार के कुछ स्कीमों को मैं खुद भी उपयोग लेता हूँ। उससे तो लिटरली बहुत फायदा हुआ है। लाभकर्ता बोल सकता हूँ कि वो कहीं ना कहीं सिस्टम को अच्छा ही कर रहा है। ये जो आपने बोला दो तीन स्कीम आपको मालूम है, आपको थोड़ा बता सकता है कि क्या क्या स्कीम है, वो कैसे उसका लाभ उठा सकता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, वो थोड़ा बता सकता है? मुद्रा लोन लेके आप 2-4 सिलाई मशीन लेके अपना बैकअप में 10 कपड़ा खरीद के आप उससे कपड़ा बना के बेच सकते हैं, या आप सिलाई का काम कर सकते हैं। आप मोची का भी एक काम करते हैं तो 10 लाख में आप एक अच्छा सा दुकान खोल सकते हैं। और अगर इस तरह का बढ़ेगा, कोई लकड़ी का कारोबारी है, उसके पास पूंजी नहीं है और उसको काम करना है, तो मुद्रा लोन लिटरली में उस सब लोगों के लिए बहुत, एक पेड़ का दाम 2 लाख पड़ता है, अगर 2 लाख का एक पेड़ बनेगा तो कम से कम वो बेचने जब जाएगा बाजार में वो 2.5 से 3 लाख का बिकेगा। तो ये एक तरह से देखिए तो बढ़े है, चाहे मोची है, चाहे बाकी का जो भी काम है, छोटा काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता बेसिकली। ऐसे काम जो हाथ से किए जा सकते हैं, जो आप खुद कर सकते हैं, जैसे सिलाई का, मोची का, कारी बढ़ई का, ये सब काम आप खुद कर सकते हैं। और आपके पास कैपिटल नहीं है जो आप वो काम कर, ये आपके लिए बहुत फायदे का रहता है हमेशा। ये मुद्रा लोन किसको मिलेगा, वो कैसा वो उसका एप्लीकेशन देना पड़ता है? तो ये सब सारी बातें आपको बैंक के थ्रू ही पता चल सकता है। ये कैसे, क्योंकि मैंने मुद्रा लोन का बुक सीजीएमएसटी का मैं बोल सकता हूँ कि मैं सीजीएमएसटी लिया हूँ तो क्या पेपर लगता है, लेकिन ये मैं मुद्रा लोन के लिए बहुत चीज़ें नहीं बता सकता हूँ कि क्या चाहिए पेपर। ये सारी चीज़ें तो बैंक की चीज़ें सरकार के इसमें आपको लेना है और बैंक बीच में है। आप अपना डॉक्यूमेंट्स पूरा कीजिए और बैंक से आपको इमीडिएट सहयोग मिलता है। ये सीजीएम बकरी पालन में एमएसटी क्या है, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? ये स्मॉल मीडियम स्केल पे जो काम करते हैं, जिनका टर्नओवर 50 लाख से 50 करोड़ के बीच का है, उनको की जरूरत होती है। तो सरकार 5 करोड़ रुपए तक सरकार हर एक पब्लिक को जो काम करने का आईटीआर 3 साल का है, जो पिछले 5 साल से काम कर रहे हैं उनको कुछ कैपिटल ये होता है, तो उसके लिए आपको वहाँ से बैंक से लोन मिलता है। आप अगर अपना पेपर दुरुस्त करके उनको देते हैं, वो बहुत ही फायदे का होता है। जब कैपिटल का एक बेसिक चीज जो है कैपिटल, पूंजी चाहिए होता है, वो पूंजी भारत सरकार देती है, वो कोलेट्रल फ्री होता है। आज तक अगर आप सरकार से 10 लाख रुपए लेने चाहिए बैंक से, तो बैंक उसके अगेंस्ट में आपसे कोलेट्रल का मांग करता है, जो कि इसमें कोलेट्रल का कोई जरूरत नहीं पड़ता है। यही चीज है। इंटरेस्ट कैसा है, कुछ सब्सिडी है उसमें? इसका इंटरेस्ट बहुत ही मतलब 8 से 10% का इंटरेस्ट रहता है। और ये बहुत सब्सिडी ही है, ये बिना कोलेट्रल का है। उसका जिम्मेदारी भारत सरकार की, अगर आप कहीं कुछ आपके साथ मिसहैपनिंग हो जाता है नेक्स्ट 5 to 10 years में, तो वो सरकार की जिम्मेदारी है कि सरकार करेगी। ये चीज। आप तो बिहार से है और आप अभी दिल्ली में आपका बिजनेस है, कारोबार है, तो आप ये बिजनेस बिहार में क्यों नहीं कर सकते? बिहार और दिल्ली में क्या फर्क है? बिहार में आपको बैंक की फैसिलिटी नहीं है, बिहार में आपको उस तरह का इन्वायरमेंट नहीं है। बिहार में बहुत सारी चीज़ें हैं कि बिहार में जिन लोगों के साथ हम लोग जुड़ के काम कर रहे हैं, ऐसा कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। अगर मैं वहाँ पे एक ट्रक चलाने, मैं बेसिकली ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री से हूँ, लॉजिस्टिक इंडस्ट्री से हूँ, तो लेकिन लॉजिस्टिक में एक होता है कि आप अपना बस काम कर रहे हैं,
लेकिन जो दिल्ली में बेसिक चीज मिला है अपने को, वो दिल्ली बिहार अपने को इस जन्म में नहीं दे सकती है, चाहे कोई भी आदमी हो। बिहार में गांव हाथ पे गिनने वाले 10 ट्रांसपोर्ट कंपनी ऐसी नहीं है जो कि इंडिया लेवल पे काम कर सके बिहार से। बट दिल्ली में ऐसे हजारों ट्रांसपोर्ट कंपनियां हैं जो बिहार में रह के बाकी जगह पे काम कर सकती है। दिल्ली में रह के काम कर सकती है। ये दिल्ली सरकार से आपको कुछ मदद मिल मिल रही है दिल्ली में और इधर का सरकार, बिहार का सरकार 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 कभी कुछ नहीं करती है, करना आदमी को होता है, उसके बाद का सपोर्ट सरकार के तरफ से आता है। लेकिन आज तक हम लोगों को दिल्ली की सरकार की तरफ से सपोर्ट कोई ऐसा हमने लिया भी नहीं, हमने मांगा भी नहीं और हमने मिला भी नहीं। वो कुछ तंग करता है इन्वेस्टर नहीं को। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कोई वहाँ इशू नहीं है। दिल्ली प्रॉपर काम करने वाले के लिए, दिल्ली बम्बई कलकत्ता काम करने वाले के लिए। यहाँ पे सरकार से किसी को कोई मतलब नहीं, जो काम करेंगे वो आगे जाएंगे। बिहार में काम करने वाले को काम नहीं करना दिया जा सकता, ये चीज। ठीक है भाई साहब, शुक्रिया।